आठवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा सुप्रभातम। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था कच्छ की सैर। हमने कच्छ घूमा था अच्छी तरह, कच्छ के बारे में बहुत कुछ जाना था। तो अब हमें कच्छ की सैर पाठ का जो प्रश्न उत्तर है वो हमें अच्छी तरह से समझना है। उसमें हमें ये दिया गया है मरुभूमि रेगिस्तान के बारे में हमें जानना है। उसके बारे में संदर्भ में 5-6 वाक्य आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। पर परीक्षा में जब पूछा जाए कि मरुभूमि या रेगिस्तान के बारे में आप 5 से 6 वाक्य लिखिए, तो आप अच्छी तरह से समझ गए तभी आपको लिखना आएगा। कच्छ के 3 बड़े शहर के बारे में भी हमें जानना है। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, कच्छ में कैसे धार्मिक स्थल थे उसके बारे में भी हम अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। फिर है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल भी है और बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल भी है, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ दूंगी। सभी बच्चों को इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, तभी आपको इनके बारे में पता चलेगा और आप इस जो संदर्भ के बारे में आपको 5-6 वाक्य लिखना है वो अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मरुभूमि या रेगिस्तान। आपको ऐसा लगता होगा कि टीचर ने ऐसा क्यों किया है, तो आपको मरुभूमि के बारे में बताया या रेगिस्तान, दोनों एक ही है, इसीलिए मैंने दोनों नाम लिखे हैं कि आपको रेगिस्तान के बारे में अगर कहें कि आपको 5-6 वाक्य लिखना है तो आपको मरुभूमि या रेगिस्तान दोनों को एक ही समझना है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो आज हम पढ़ते हैं मरुभूमि और रेगिस्तान के बारे में। सभी बच्चों को अच्छी तरह से मन लगाकर इस वीडियो को देखना है और समझना है। ये पाठ बहुत ही अच्छा है और भाग 1 में मैंने आपको अच्छी तरह से पाठ की समझ दी थी। हमने बहुत कुछ सीखा था। कच्छ में मानो ऐसे कि हम कच्छ घूम रहे हैं ऐसा लगता था पाठ समझते वक्त। तो आपको यहाँ अच्छी तरह से इस संदर्भ को समझना है। सबसे पहले है मरुभूमि रेगिस्तान। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। आपको पता है कि रेगिस्तान का मतलब होता है रेत ही रेत, मानो कि सफेद चादर होती है। तो इस प्रकार रेत ही रेत दिखाई देती है, उसे मरुभूमि या रेत रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम होती है, रेगिस्तान जहाँ होता है ना कच्छ में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। कहीं ऐसा स्थान जो वहाँ मरुभूमि में से पानी निकलता है, ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। जब मरुभूमि होते हैं यहाँ हम गड्ढा करके बहुत करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मरु उद्यान। क्या बोला जाता है, मरु उद्यान बोला जाता है। मरुभूमि के लोग ज्यादातर ऊंट पर प्रवास करते हैं। आपको पता है कि ऊंट के पैर पर, पैर आपने देखा है ऊंट के पैर, तो उसमें गादी होती है नीचे गोल, ऊंट के पैर है गोल गोल होते हैं। तो इस गादी में वह गर्म से गर्म रेत होती है ना, तो भी वो चल पाते हैं उस गादी की वजह से। लोग ऊंट पर सवार होकर, हम अब राजस्थान जाते हैं ना, है ना, तो आपको रण दिख रहा है, ऊंट पे सवार होकर देखना है। जब भी आप राजस्थान जाइए बच्चे घूमने के लिए, तब आप ऊंट पर सवारी जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत ही मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा। इसीलिए ऊंट पर सवार होकर आप रेगिस्तान या मरुभूमि को अच्छी तरह से देख सकेंगे, क्योंकि रेगिस्तान की जो रेत है गर्मी के कारण बहुत ही तपी, इसीलिए ऊंट जब चलते हैं ना, आप जब पैर चप्पल के बिना चलते तो आपके पैर में बहुत ही ताप लगता है, पर ऊंट को नहीं लगता है, क्योंकि उसकी जो पैर की रचना है गादी की तरह होती है, उसे गर्म जो रेत है वह गर्म नहीं लगती है। इस तरह रेगिस्तान, रेगिस्तान और मरुभूमि में आप इस तरह के ऊंट पर बैठकर सवारी कर सकते हैं। रेगिस्तान पर जहां रेत ही रेत दिखाई देती है दूर दूर तक, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे रेगिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान या मरुभूमि में बहुत ही कम
बारिश होती है, इसके कारण लोगों को पानी के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। दूर दूर तक उसे पानी के लिए भटकना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा समय आता है कि बिना पानी के कारण लोगों को गड्ढा गाड़ना पड़ता है और उसमें से पानी निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार रेगिस्तान के बहुत बड़े फायदे भी है और गैरफायदे। तो इस तरह से कच्छ की शहर में जो है रेगिस्तान में बारिश कम होने के कारण लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। इस तरह से 5-6 वाक्य आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आगे है कच्छ के 3 बड़े शहर। तो आपको बच्चों मालूम है कि कच्छ के 3 बड़े स्थल कौन कौन से हैं? तो यह आपको अच्छी तरह से समझना है। मांडवी, भुज और मुद्रा। मांडवी, भुज और मुद्रा, ये तीनों कच्छ के बड़े शहर हैं। कच्छ के 3 बड़े शहर है। मांडवी सुंदर बंदरगाह है, यहाँ बड़ा प्राचीन नगर है, यहाँ राजमहल, पवन चक्किया दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है, यहाँ आईना महल, हिम गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर आदि दर्शनीय स्थान है। और मुद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है, यहाँ कई इमारत है। आपको तीनों स्थल के बारे में अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया कि मांडवी में कौन सी विशेषता है। तो मांडवी जो है वो बहुत ही बड़ा बंदरगाह है। क्या है? मांडवी बंदरगाह है और यह एक प्राचीन नगर है। बंदरगाह जो आपको बता बच्चे आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जो मांडवी है वो बंदरगाह है और प्राचीन नगर है। यहाँ के राजमहल, पवन चक्किया दर्शनीय है। बहुत सारी मांडवी में आप प्रवेश करेंगे इस शहर में तो आपको बहुत सारी पवन चक्कियां दिखने को मिलेगी। और भुज जो है वैभवशाली नगर है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको आईना महल दिखने को मिलेगा, हिल गार्डन और बहुत बड़ा स्वामीनारायण मंदिर है। और मुद्रा जो है वह उद्योगों के कारण बहुत ही विकसित हुआ है और मुद्रा में अनेक उद्योगों के विकास हुआ है, इसीलिए यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं। तो इस प्रकार मुद्रा शहर बहुत ही अच्छा शहर है। आप मुद्रा में जब भी जाएं तो इस उद्योगों के बारे में और इमारतों के बारे में आप अच्छी तरह से जान पाओगे। इन तीनों शहरों जब आप कच्छ में जाकर घूमेंगे तो आप बच्चे सभी को बहुत ही मजा आएगा। आगे है कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। मैंने आपको बताया था जब पाठ समझाया था तब कच्छ के धार्मिक स्थल के बारे में भी बताया था आपको। आप दूसरी बार हम पढ़ेंगे कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो कच्छ में कौन कौन से धार्मिक स्थल है यह हमें पता चलाना है और समझना है। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर में जैन यात्रा धाम है। मैंने आपको बताया था कि 2500 वर्ष पुराना था यह जैन मंदिर जिनालय भद्रेश्वर में आया हुआ है। इतना पुराना है पर उसकी जो कलाकृति है वो बहुत ही अच्छी है। भद्रेश्वर में जैन यात्रा धाम है। यह जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। जिनालय जैन मंदिर को हम जिनालय भी આપણે ગુજરાતીની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે દેરાસર, पर हिंदी में देरासर में गुजराती में देरासर कहवाय और हिंदी में उसे कहा जाता है जिनालय। क्या कहा जाता है? जिनालय। तो इस प्रकार भूकंप से खंडित हो गया यह अब उनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। जब बहुत बड़ा 2001 में भूकंप आया था तब जो यह जिनालय है वह खंडित हो गया था। अब उसकी मरम्मत करने के बाद यह बहुत अच्छा मंदिर यानी कि वह जिनालय बन गया क्योंकि उसका पुनर्निर्माण किया गया। पुनर्निर्माण का क्या मतलब है बच्चे आपको पता है? नया बनाना। इस तरह नारायण सरोवर जो है पौराणिक धार्मिक स्थल है। यह रामायण काल का माना जाता है। आपको पता है बच्चे कि इस नारायण सरोवर को रामायण काल का क्यों माना जाता है? क्योंकि इस नारायण सरोवर की जो कोटेश्वर महादेव का एक मंदिर है उसके सामने से रावण गुजरा था। कौन गुजरा था? रावण गुजरा था। इसलिए इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है।
हाजीपीर में मुसलमानों का पवित्र स्थान है। हम जब अपने मंदिर को हम पवित्र बोलते हैं तो इस प्रकार मुसलमान लोग जो है हाजीपीर यानी कि कोई भी दरगाह है उसे पवित्र कहते हैं। सभी धर्मों का अपना अपना महत्व होता है। हमें किसी भी धर्म की टीका नहीं करनी है, सबको एक ही मानना है। आप सभी बच्चे को आपस में धर्म के बारे में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि ईश्वर खुदा एक ही है। सभी का धार्मिक स्थल का अपना अलग अलग महत्व है। हमें सभी को अच्छा से महत्व देना है। तो अब आपने धार्मिक स्थल के बारे में जान लिया कि जो भद्रेश्वर है उसमें 2500 वर्ष जूना संगमरमर से बहुत बड़ा जिनालय है। और नारायण सरोवर को हम रामायण काल का माना जाता है क्योंकि वहां से रावण गुजरा था। लखपत और हाजीपीर की जो दरगाह है वो कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। आगे है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो कच्छ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपको अच्छी तरह से जानना है कि सामख्याली, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पाठ मैंने आपको समझाया था कि सामख्याली से कच्छ की यात्रा शुरू होती है और सूरजबाड़ी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। और ये भी बताया था कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो इसीलिए कच्छ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में हमें जानना है कि सामख्याली के उत्तर में धौलावीरा का एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो के सांस्कृतिक अवशेष पाए जाते हैं। ये प्राचीन संस्कृति है, पर जब हम इस मोहेंजोदड़ो की संस्कृति को देखते हैं तो मानो हमें लगता है कि यह प्राचीन नहीं है, पुरानी नहीं है, बहुत अच्छी है। और लखपत गुरु नानक की स्मृति से बड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। यहाँ जो किला है वह पुराने इतिहास की याद दिलाता है। उसका जो इतिहास है, उसकी जो बात है इतनी बड़ी पुरानी है कि जब भी हम इस किले को देखता है तो हमारे पुराने इतिहास की हमें याद दिलाता है। आज हम देखते हैं कि 2001 में जो ध्वंस हुआ था भूकंप के कारण, तो इस स्थिति में हमें किस प्रकार के थे। आज 20 साल बीत गए, 19 साल पूरा हो गया और 20 साल, जब जनवरी 2001 में जब भूकंप हुआ था तब इस स्थल कैसा था और अब कैसा है, ये दोनों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा क्योंकि उसका पूर्ण निर्माण हो गया है। सब अलग अलग हो गए। कच्छ, भुज, अंजार बहुत सारा खतरा था, बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। पर इस कच्छ को देखें और अब कच्छ जाकर आप देखें तो दोनों में बहुत ही अंतर आपको दिखने को मिलेगा। इस प्रकार इस मोहेंजोदड़ो जो संस्कृति है वो प्राचीन है, पर जब हम देखते हैं तो वो प्राचीन नहीं लगती है, वो बहुत ऐतिहासिक और अर्वाचीन यानी कि बहुत अच्छी तरह से हमें देखने को मिलता है। आगे है पहेलिया। पहेलिया का मतलब क्या होता है तो बच्चे आपको कि पहेलिया हमने 7वीं कक्षा में पढ़ी थी, पर 8वीं कक्षा में भी ये पहेलिया आती है। आपकी परीक्षा में 2 मार्क्स की यह पहेलिया पूछी जाती है। तो पहेलिया का सबसे बड़ी बात की है, आपको पता है कि पहेलिया जो है ना सीधे सीधे नहीं आती। जब हम सुनते हैं उसके बारे में विचार करना पड़ता है, फिर हमको उत्तर मिलता है। सीधे सीधा हमें उत्तर नहीं मिलता है। जो बात हमें कहनी है वह घुमा घुमा कर कहनी पड़ती है, उसे पहेलिया कहते हैं। तो आज हम देखते हैं पहेलिया के बारे में कि आखिर पहेलिया क्या है। तो सबसे पहले इस पहेलिया में कि आपको आकाश में सितारा है तो सितारे की पहचान आपको पानी है। तो मैं आपको पूछती हूँ तो आपको पता चलना है कि आखिर जो टीचर है वो क्या कहना चाहते हैं, वो कौन है, आपको मुझे बताना है। मैं आपको जब पूछती हूँ तब आपको बताना है कि यह कौन है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से पहेलिया के बारे में। सबसे पहले पहेलिया है आकाश में रहता है। क्या बोलते हैं सभी बच्चों का ध्यान इस ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ मैंने अच्छी तरह से पहेलिया लिखी है, आप सभी बच्चों को यहाँ
ध्यान से देखना है। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ। क्या बोलता है? आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, सारी रात में चमकता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ, ऐसा बोलता है। फिर मैं दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ। दिन जब होता है तो मैं छिप जाता हूँ और सूर्यास्त होने के बाद फिर मैं निकल आता हूँ। तो प्यारे बच्चों बताओ मैं कौन? आप बच्चों प्यारे हैं ना, आपको बहुत होशियार हो, तो इसीलिए आपको बताना है कि ये आखिर है कौन। बहुत अच्छा, आप सभी बच्चों ने अच्छे से उत्तर दिया कि ये है सितारा। कौन है? सितारा। गुजराती में उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं ना हम। तो इस तरह से आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन होने पर छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने पर मैं बाहर निकल आता हूँ। प्यारे बच्चों बताओ मेरा नाम। बहुत अच्छी पहेलियां हैं, आप सभी बच्चे प्यारे हैं, तो आपको बताना है कि मेरा नाम क्या है? क्या है? सितारा। पता चल गया अब आपको कि उसे क्या कहा जाता है? सितारा कहा जाता है। दूसरी पहेलियां हम समझते हैं कि उसका आपको क्या नाम देना है, यह मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी, फिर आपको बताना है। पहले आपको नहीं बोलना है, जिसे भी आता है उसे चुप रहना है, बोलना नहीं है। पहले पहेलिया को अच्छी तरह से समझना है, फिर आपको उत्तर देना है। गणपति जैसा मुंह है मेरा, गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब बड़ी। काया, काया का अर्थ क्या होता है बच्चे? शरीर। बहुत बड़ा शरीर मेरा है, ऐसा बोलता है। सबसे बड़ा जानवर हूँ, मस्त मेरी चाल। क्या बोलता है? मस्त मेरी चाल, मस्त होकर चलता हूँ, ऐसे 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 करके चलता हूँ। गणपति जैसा मुंह है मेरा। सभी ने गणेश जी को देखा है, गणेश जी का मुंह कैसा है? इस पहली जो है लाइन, इसके द्वारा ही आपको समझ में आ गया कि आखिर उसका जवाब क्या है, उसका उत्तर क्या है। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, बहुत बड़ी मेरी काया है। बच्चे आप देखिए उसकी काया कितनी है? बड़ी है। फिर क्या है? सबसे बड़ा जानवर है, जानवर तो सबसे बड़ा है, जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, और मस्त मेरी चाल, ऐसे 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 कर मस्त चाल चलता है। तो बताए बच्चे इसका नाम क्या होगा? प्यारे बच्चे हैं ना, तो आप उसका नाम बताइए, क्या होगा उसका नाम? बहुत अच्छा, आप सभी को आता है, उसका नाम है हाथी। क्या है? हाथी। तो आप सभी को उसका जो उत्तर है अच्छी तरह से पता चल गया कि आखिर उसका इस पहेलिया का उत्तर हाथी है। आगे तीसरी पहेलिया हम समझते हैं, तो चलिए। ज्ञान का मंदिर हूँ, ये जो पहेलिया है सभी बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही आज हम अच्छा सा ज्ञान पा सकते हैं। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ। क्या बोलते हैं पता है बच्चे आपको? ज्ञान का मंदिर हूँ, मैं सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। क्या बोलता है? आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। यदि आपको विद्या लेनी है तो आप सभी बच्चों को मेरे पास आना है। क्या बताएं कि ज्ञान का मंदिर, जो ज्ञान है उसका मैं मंदिर हूँ। आपको यदि अच्छा ज्ञान चाहिए तो मेरे मंदिर आना है। फिर सरस्वती का घर हूँ मैं कोई ऐसा वैसा घर नहीं हूँ, मैं तो माता सरस्वती का घर हूँ। आओगे यदि मेरे पास, यदि तुम मेरे पास आओगे तो विद्या का प्रकाश पाओगे। क्या बताना है इस पहेलिया में? क्या कहना चाहता है? यदि तुम मेरे पास आओगे तो विद्या का प्रकाश पाओगे। तो उसका क्या उत्तर होगा बच्चे, आपको मालूम है? तो उसका उत्तर है पाठशाला। क्या है? पाठशाला।
यह है पहेलिया आपकी चौथी। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, अंधेरे की नहीं चल पाती। मैं आता हूं तो अंधेरे को चला जाना पड़ता है। ये सब कौन होगा कि मैं आऊं तो अंधेरा चला जाए? क्यों अंधेरे को डर लगता है? हैं? अंधेरे को डर लगता है इसीलिए मैं चला जाता है। तो आखिर ये है कौन, यह हमें जानना है। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती। क्या बोलते हैं? मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती। मेरे दो साथी है। कितने साथी है उसके? दो, तेल और बाती। तेल और बाती। तो आप सभी को पता चलना होगा कि आखिर ये है कौन। मैं बताऊं आपको कि उसका उत्तर क्या आएगा? चिराग। चिराग मतलब आपको पता है उसे क्या कहा जाता है? दिया। जब अंधेरा होता है तो उसका जो उत्तर है वह क्या है? चिराग। तो इस प्रकार मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती। मेरे दो साथी है, तेल और बाती। प्यारे बच्चों बताओ मैं कौन हूँ? कौन हूँ? चिराग। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों को इन चारों पहेलियों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। मैंने अभ्यास के पहला प्रश्न है वो अच्छी तरह से आपको समझा दिया है और तीसरा जो है पहेलियां भी समझा दी है। अब आपको दूसरा प्रश्न में क्या कहा गया है पता है बच्चे आपको? कि आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। आपके स्कूल में जो टीचर लोग हैं, संचालक जो है, आचार्य प्राध्यापकों जो है, वह आपके लिए यात्रा यानी कि प्रवास का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रवास घूमने जाने का अच्छा सा आयोजन करता है। सभी बच्चों को दिक्कत ना हो इसीलिए वो बहुत दिन पहले उसका अच्छी तरह से आयोजन करते। हमारी दर्शन स्कूल में भी हम बहुत सारे प्रवास में गए। मुझे तो बहुत मजा आया। आपको मजा आया? आया ना? तो मुझे भी, पर क्या करें, ये कोरोना आ गया। क्या करें? कोरोना। अब हम घूमने नहीं जा सकते। पर क्या हुआ इसमें? हम जो अगले साल हम जो प्रवास घूमने गए थे उस प्रवास में हमने बहुत मजा किया था, है ना? हमारे जो सर है हमसे बड़े, उसने हमें बहुत अच्छी तरह से उसमें जाने के लिए अनुमति दी। हम शिक्षक लोग जो है वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप तो बच्चे हैं ना, तो आपको तो बहुत मजा आएगा ना बच्चे। तो इस प्रकार हम प्रवास का आयोजन यानी कि जो स्कूल में से यानी कि जो पाठशाला में से हमें किसी प्रवास या यात्रा में हमें गए हो तो उसका जो वर्णन है आपके शब्दों में आपको लिखना है। आप सुबह से लेकर रात तक आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या मजा किया, उसके बारे में आपको लिखना है। क्या लिखना है? उसके बारे में आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो आपको किस तरह से लिखना है? अगर आपको रात में बुलाए गए हो कि आपको रात को 12 बजे तक यहाँ आना है, तो हम गए थे प्रवास में। आपको याद है बच्चे कि हम कहाँ गए थे? अंबाजी गए थे ना कि नहीं गए थे? बहुचराजी गए थे, अंबाजी गए थे। फिर सबसे अच्छा स्थान कहाँ गए थे? आप सभी बच्चों को याद है? कहाँ गए थे? किसी को याद नहीं? याद है ना कि हमें बहुत सारी राइड्स देखी थी। तो इसके बारे में तो आपने वहां जाकर क्या क्या किया इसके बारे में आपको लिखना है। आगे है कि अपने की हुई यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को भी पत्र लिखना है। तुम्हें यह यात्रा तो की, प्रवास किया, तो उसमें जो मजा किया, तो अपना जो मित्र है वो किसी दूर शहर में रहता है, आपके साथ नहीं पढ़ता है, पर क्या दूर शहर में रहता है, तो उसके लिए आपको यह पत्र लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबके पहले उसका पता अच्छी तरह से लिखोगे और फिर आपने यात्रा में यानी कि प्रवास में किस तरह से मजा किया, आपके मित्रों की आपको किस तरह की याद आई, ये सभी आपको अपने पत्र में लिखना है। हमने 8वीं कक्षा का जो पहला पाठ था वो पत्र लेखन था ना,
तो उस पत्र लेखन में मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा दिया था कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है। बधाई पत्र के बारे में समझाया था, निमंत्रण पत्र के बारे में समझाया था, प्रार्थना पत्र के बारे में समझाया था, बहुत सारे पत्र मैंने आपको सिखाया था। तो इसके बारे में, इस तरह का यात्रा का जो पत्र है वो भी आपको मित्र को अच्छी तरह से लिखना है। बच्चे आप घर पे है, सुरक्षित है, इसीलिए यहाँ हम जो भी आपको पढ़ाते हैं मन लगाकर पढ़ना है। यहाँ से हम जो भी आपको कहते हैं अगर उसका आप अक्षर से पालन करेंगे तो मुझे आशा है कि आप सभी बच्चों को इस साल किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारी पाठशाला में से बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाकर आपको भेज रहे हैं। तो इसका आप अच्छी तरह से सदुपयोग करके आपको मन लगाकर घर पे पढ़ना है और शिक्षक का कहा मानना है। तो इस प्रकार इस पत्र को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि नोटबुक में लिखने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि परीक्षा में यह जो पत्र है वह आपको कितने मार्क्स का पूछा जाता है पता है बच्चे आपको? 5 मार्क्स का। तो हमें ये 5 मार्क्स है वह लेना है, गंवाना नहीं है। हम जब पाठशाला में आते थे तो हम निबंध की नोट में आप सबको लिखाते थे, पर आपको अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में जो होमवर्क की बुक है उसमें आप लिखोगे, तभी आपको अच्छी तरह से यह लिख सकोगे। तो अब हमको क्या करना है मैं आपको बता दी कि अब आपको क्या करना है। जो होमवर्क है यह आपको अच्छी तरह से करना है, पर आप होमवर्क में क्या करोगे आपको पता है? मैं यहाँ लिखती हूँ, सभी बच्चों को अच्छी तरह से यहाँ देखना है कि होमवर्क में आपको क्या करना है। जो होमवर्क है यह मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ। तो चले बच्चों, हमने अभ्यास का प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। प्रश्न 1 में हमने पढ़ा इस वाक्यों के बारे में कि मरुभूमि, रेगिस्तान, कच्छ के 3 बड़े शहर, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। आप सभी बच्चों को याद रखना है कि धार्मिक स्थल है जो कौन कौन सा था? मांडवी था और मुद्रा, और 3 बड़े शहर मांडवी, मुद्रा और तीसरा क्या था? आप सभी बच्चे को मालूम है कि भुज। तो इसके बारे में आपको पता, मरुभूमि, रेगिस्तान, रेत के बारे में, और धार्मिक स्थल था भद्रेश्वर, नारायण सरोवर और लखपत, और ऐतिहासिक स्थल था हमारा वह है आपको धोलावीरा, कच्छ, मोहेंजोदड़ो संस्कृति। इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी और पहेलियां हमने सितारा, हाथी, पाठशाला और जिराफ, वो चारों पहेलियों को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। और 2 पत्र, एक जो है वो आपके शब्दों में लिखना है और दूसरा है कि आप यहाँ स्कूल में से यानी कि पाठशाला में जहाँ भी घूमने गए थे उसके बारे में आपको मित्र के बारे में आपको पत्र लिखना है। तो इन सारा अभ्यास में आ जाता है। तो हिंदी पाठ 2 है उसका जो अभ्यास है वह एक बार अपनी नोट में अच्छी तरह से लिखना है। सभी बच्चों को यह अभ्यास के प्रश्न अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में एक बार लिखना है।